हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। इससे पहले हम लोग यूरिन एग्जामिनेशन और सीएसएफ एग्जामिनेशन पढ़ चुके हैं। जैसे वो वाली वीडियो वॉच नहीं की है, उसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, वो वहाँ पर जाके वॉच कर सकता है। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में चैप्टर सेल। चलिए इसको भी देख लेते हैं। मानव शरीर असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसे कोशिका कहते हैं। कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने के द्वारा 1665 ईस्वी में की गई थी। जो सेल होती है वह अनेक सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बनी होती है। अगर इसकी खोज की बात की जाए कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ये वन वर्ड्स में ज्यादा पूछा जाता है। और उसकी खोज हुई कब थी, तो हुई थी 1665 ईस्वी में। मानव शरीर का निर्माण पुरुषों के शुक्राणु एवं स्त्री के अंडज कोशिकाओं से मिलकर होता है, जिसे सामूहिक रूप से जाइगोट कहते हैं। युग्मक बनने के पश्चात कोशिकाओं में कोशिका विभाजन एवं बहुगुणन की प्रक्रिया होती है, जो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करती है। इससे मानव शरीर का निर्माण होता है। जो पुरुषों के शुक्राणु और स्त्रियों के जो अंडाणु होते हैं, उनसे मिलकर क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और इनका फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनाता है, वो जाइगोट बनाता है। और उसका विभाजन होता है, और उसका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वह मानव शरीर का निर्माण होता है। अब बात करते हैं सेल के बारे में। ये हो गया बेसिक नॉलेज। अब बात करते हैं सेल। कोशिका का कोई आकार नहीं होता। यह लंबी, गोल, चौकोर, बेलनाकार, चपटी किसी भी आकार की हो सकती है। कोशिका विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है, उसे कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहा जाता है। जो कोशिका होती है उसका आकार कैसे होता है, उसका आकार कोई निश्चित नहीं होता। वह लंबी, गोल, चौकोर, बेलनाकार, चपटी किसी भी शेप की हो सकती है। अगर बात करें कि सेल का अध्ययन किसके अंतर किया जाता है, तो उसे कोशिका विज्ञान कहेंगे या फिर साइटोलॉजी कहेंगे। अब बात करते हैं सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के अंदर ही होती हैं, और इन क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए कोशिकाओं की संरचना को निम्न भागों में बांटा गया है। जो सेल होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, और केंद्रक न्यूक्लियस। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सबसे आउटर लेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन जो बाहर सबसे लेयर है बाहर की, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो सबसे अंदर की होती है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। और जो बीच का होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब बात इन्हें देख लेते हैं नंबर नंबर से। सबसे पहले कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका कला को कोई उसका झिल्ली तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह कोशिका की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत तथा इसका निर्माण दो परतों वाली एक झिल्ली से प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट व वसा से निर्मित होता है। कोशिका कला चयनित पारगम झिल्ली सेलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन्स की तरह कार्य करती है, जिसके द्वारा कुछ सेलेक्टिव पदार्थ जैसे जल, ऑक्सीजन, ग्लूकोज आदि आर पार जा सकते हैं। जो सेल होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है, उसे कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के नाम से जाना जाता है। यह सबसे बाहरी लेयर होती है, उसका काम क्या होता है, यह सुरक्षात्मक मतलब प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जो उसकी आउटर लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की, वो किससे बनी होती है, तो वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलकर बनी होती है। और इसका काम क्या होता है, कोशिका कला चयनित पारगम झिल्ली मतलब सेलेक्टिव प्रीएमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, उसे जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वह उसी को अंदर आने देता है। जैसे उसे वाटर, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, वह सिर्फ सेलेक्टिव पदार्थ को ही अंदर आने देता है। कोशिका को आकार एवं शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। साथ ही कोशिका कला अंतर्ग्रहण की क्रिया करती है, अर्थात रक्त में स्थित पोषक पदार्थ तथा ऑक्सीजन को ग्रहण करने व व्यर्थ पदार्थ को बाहर निकालने का काम करती है। जो कोशिका कला होती है वो जो मुख्य सेल होती है उसको प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है और अंतर्ग्रहण की क्रिया करती है। अगर इसका दूसरे वर्ग का बात की जाए, दूसरे और क्या काम है, तो यह जो पोषक पदार्थ होते हैं ना उसको अंदर करने की मतलब सेलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन जो मैंने ऊपर बताया आपको,
उसका काम करती है। उसे जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वह वही वही चीज़ अंदर ले लेगी, और जो वेस्टेज होता है उसको बाहर निकालने का काम करती है। ये किसका काम है? यह सेल मेम्ब्रेन का। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म। कोशिका के भीतर पाए जाने वाले द्रव तरल को कोशिका द्रव तथा प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यह जेली समान गाढ़ा तथा रंगीन होता है, जो पदार्थ को अपने साथ घोलने का कार्य करता है। इसमें पानी, कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, ग्लूकोज होता है, तथा अकार्बनिक पदार्थ क्लोराइड, फॉस्फेट, कैल्शियम, सोडियम, विटामिन, एंजाइम्स आदि पाए जाते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है उसका कलर कैसा होता है? वह कलरलेस होता है, रंगीन होता है, और लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगर इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है तो उसे प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है। और इसको भी 3-4 भागों में डिवाइड किया गया है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी इकाई, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्यी जालिका और सेंट्रोसोम में डिवाइड किया गया है। चलिए इनको नंबर नंबर से देख लेते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में पाई जाने वाली शलाकाओं, रोड्स की आकृति की जैसी महत्वपूर्ण संरचना है। इसकी लंबाई 4 माइक्रोन तथा व्यास 0.5 माइक्रोन होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस शेप की होती हैं? वो रोड शेप की होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस शेप की होती है, तो वो रोड शेप की होती है। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो ये 4 माइक्रोन होती है, और इसके डायमीटर की बात की जाए तो 0.5 माइक्रोन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह मतलब पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि यह भोजन का ऑक्सीजन करके संग्रहित ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया उसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो ऊर्जा है ना वो एटीपी के रूप में कन्वर्ट करती है, एटीपी के रूप में संचित करके रखती है एनर्जी को। माइटोकॉन्ड्रिया 2 झिल्लियों से मिलकर बनी होती है, बाहरी झिल्ली तथा आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली फोल्ड के रूप में दिखाई देती है, जिसे क्रिस्ट कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी सबसे बाहरी लेयर और इनर लेयर, आउटर लेयर और इनर लेयर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो इनर लेयर रहती है वो फोल्ड के शेप की रहती है, जिसे क्रेस्ट कहा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य वसा चयापचय, प्रोटीन निर्माण, ऊर्जा संचय का होता है। ये ग्लूकोज उपापचय में भी सहायक होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका मुख्य काम क्या है? तो वसा चयापचय, प्रोटीन तथा निर्माण तथा ऊर्जा का संचय करता है। अब बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं। सर्वप्रथम रॉबर्ट ने 1958 में राइबोसोम नाम दिया। क्वेश्चन यहाँ से काफी बार पूछा जाता है कि राइबोसोम नाम किसने दिया? तो किसने दिया? रॉबर्ट ने दिया। किस सन में दिया? 1958 में दिया। इसकी शेप कैसे होती है? ये छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं। राइबोसोम आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड से बनी होती हैं, जो स्वतंत्रता गुच्छे के रूप में पाई जाती हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। इस कारण से प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाते हैं। तो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो वो राइबोसोम को कहा जाता है। जो राइबोसोम है वो आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। अगर इसकी शेप की बात की जाए तो ये गुच्छे में बनी होती हैं। इनका कार्य क्या होता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अब बात करते हैं गोल्गी काय, गोल्गी बॉडी। गोल्गी काय को गोल्गी अपैरेटस भी कहते हैं। इसकी खोज कैमिलो गैल्जी द्वारा 1898 में की गई थी। गोल्गी काय धागे के जाल के समान दिखाई देने वाली केंद्रक के समीप स्थित संरचनाएं होती हैं। ये लिपिड प्रोटीन से निर्मित होती हैं। इसका मुख्य कार्य लाइसोसोम का निर्माण करना, कोशिकीय स्रवण, प्रोटीन बचत तथा कुछ एंजाइम का भंडारण करती हैं। जो गोल्गी काय है उसे गोल्गी अपैरेटस के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी खोज की बात की जाए तो उसकी खोज की थी कैमिलो गैल्जी ने। किस सन में की थी? 1898 में की थी।
इसकी शेप कैसे होती है, तो ये धागे के जाल के समान होती है। और ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, ये न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है उसके समीप प्रेजेंट रहता है। इसका काम क्या है, इसका काम है लाइसोसोम का निर्माण करना, प्रोटीन वसा तथा कुछ एंजाइम का भंडारण मतलब स्टोर करने का काम भी करती है। अब बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम अंडाकार गोलाकार संरचना होती है, इसका निर्माण गोल्जिका द्वारा होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली मतलब सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो भक्षण क्रिया का कार्य करते हैं। लाइसोसोम से उत्पन्न एंजाइम कोशिका के अंदर बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करता है। जो लाइसोसोम होता है वो किस शेप का होता है, तो ये अंडाकार शेप का होता है। इसका निर्माण गोल्जिका द्वारा होता है। जो लाइसोसोम है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसे आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है, सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर फोटोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस की क्रिया होती है, मतलब बच्चों की क्रिया होती है, इसलिए इसे लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका चपटी नलिकाओं की एक श्रृंखला के समान दिखाई देने वाली महत्वपूर्ण संरचना होती है। इसे दो प्रकार होते हैं, एक चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड तथा स्टेरॉयड हार्मोन्स का संश्लेषण करता है, और तथा जो खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जो रफ होता है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है वो प्रोटीन का संश्लेषण करती है, और जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है वो स्टेरॉयड हार्मोन्स का संश्लेषण करती है। अब बात करते हैं सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाली एक संरचना होती है। इसकी आकृति छड़ के समान होती है। इसका निर्माण सेंट्रोल से होता है। सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन में भाग लेने का होता है और तंतु निर्माण का होता है। सेंट्रोसोम की आकृति कैसी होती है, तो ये छड़ के समान होती है और ये केंद्रक के पास स्थित होती है। सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या है, सेंट्रोसोम का मुख्य काम होता है सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट लेना और तंतु निर्माण करना। अब बात करते हैं वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स का काम क्या होता है, कोशिका के केंद्रक द्रव में छोटे छोटे खाली स्थान होते हैं जो रिक्तियां कहलाती हैं, मतलब वैक्यूल्स कहलाते हैं। इसमें संकुचित होने की प्रवृत्ति होती है। इनका मुख्य कार्य जीव द्रव्य में जल की मात्रा को संतुलित करने का होता है। जो वैक्यूल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका मेन काम होता है जल की मात्रा को बैलेंस करने का होता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस। केंद्रक कोशिका में पाई जाने वाली सबसे बड़ी गोलाकार तथा अंडाकार संरचना होती है। इसकी खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। शरीर की सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन अपवाद जो आरबीसी हैं लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। जो केंद्रक होता है उसकी शेप कैसे होती है, उसकी शेप गोलाकार तथा अंडाकार होती है। अगर इसकी खोज की बात की जाए, इसकी खोज करी किसने थी, तो उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। लेकिन एक अपवाद है, जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट ये सभी सेल हैं, लेकिन आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट इन सब में जितनी भी सेल होती हैं सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, लेकिन जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो आंसर क्या होगा, आरबीसी। केंद्रक को निम्न भागों में डिवाइड किया गया है, किस किस में, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, गुणसूत्र और उपकेंद्रक। चलिए इनको भी नंबर से देख लेते हैं। केंद्रक कला। केंद्रक कला केंद्रक के चारों ओर से घिरने वाला एक दोहरी झिल्ली है जिसकी रचना कोशिका कला से मिलती जुलती है। केंद्रक कला में छोटे छोटे महीन छिद्र होते हैं जिन्हें कुछ सिलेक्टिव पदार्थ आर पार जा सकते हैं। जो केंद्रक कला है ना, केंद्रक को चारों ओर से घेरने का काम करता है। इसकी रचना कोशिका कला से मिलती जुलती रहती है और ये छोटे छोटे महीन छिद्र होते हैं। इस कोशिका कला में छोटे छोटे बहुत छिद्र रहते हैं
उसका काम क्या होता है, जो सिलेक्टिव पदार्थ होते हैं उसको आर पार ले जाने का काम करता है। अब बात करते हैं केंद्रक द्रव्य की। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला द्रव केंद्रक द्रव कहलाता है, जो कोशिका द्रव के समान होता है। तो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव कहते हैं, जो कोशिका द्रव के समान दिखाई देता है। अब बात करते हैं गुणसूत्र। ये धागे सदस्य संरचना होती है जो प्रोटीन से निर्माण होता है। वह डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के समूह होते हैं। इन समूह को क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन आपस में मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। इन गुणसूत्रों पर हमदम सूक्ष्म रचनाएं होती हैं जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करती हैं। जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है, वो धागे के समान होती है। इनका कार्य क्या होता है, जो प्रोटीन के निर्माण में हेल्प करती हैं। और गुणसूत्र गुणसूत्र का मेन वर्क क्या होता है, ये जो आनुवंशिक गुण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करती हैं। और गुणसूत्र का निर्माण होता कैसे, बनती कैसे हैं, तो ये क्रोमेटिन से बनते हैं। अब बात करते हैं उपकेंद्रक। उपकेंद्रक केंद्रक के अंदर स्थित छोटी गहरे रंग की गोल संरचना होती है जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। जो उपकेंद्रक है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसकी शेप कैसे रहती है, तो गोल शेप रहती है। इसका काम क्या होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। हम लोग का सेल यहीं पर खत्म होता है। इसमें हम लोगों ने सब कुछ देखा। और जिसको भी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, टेक केयर।